नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक बार। इसके पहले भी हमने 2-3 वीडियोज़ बनाए थे, जैसे-जैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंजेस आए, चाहे वो फिर इतिहास क्यों ना हो या फिर चाहे साइंस क्यों ना हो। लेकिन आज हम बात करेंगे फिर से एक बार एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में, जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है सरकार। वो कौन-सा बदलाव है? तो उन्होंने स्टैंडर्ड 6th, 7th एंड 8th ये 3 क्लासेस में आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन किया है। बहुत बड़ी और स्वागतपूर्ण एक मुहिम बोल सकते हैं, जिसका बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। तो एनीवे इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर सतीश शिंदाड़कर। ये एमडी आयुर्वेदा में एमडी है और लगभग 28 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है जो एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड 6th में जो आयुर्वेदिक के बारे में इन्फॉर्मेशन डाली है, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक्स की 20 क्वालिटीज़ के बारे में बात की है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। सर, ये नया चैप्टर इंक्लूड किया है क्लास 6th में। वैसे काफ़ी सारे चेंजेस तो आप भी पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी के सिलेबस में सरकार कर रही है। लेकिन ये अब खास तौर से आयुर्वेदिक को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें 20 क्वालिटीज़ के बारे में वो बात करेंगे। तो सर, ये कौन-सी क्वालिटीज़ है? हाँ, तो पहले मैं आयुर्वेद के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। यस। एक्चुअली आयुर्वेद स्टूडेंट्स लाइफ मतलब 6 से लेके क्यों ज़रूरी है, ये भी महत्वपूर्ण है। यस। एक्चुअली आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। हाँ। आयुर्वेद जीने की एक संपूर्ण कला है। आयु का मतलब ही होता है कि आयु प्लस वेद। यस। आयुष्य का ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, आयु मतलब आयुष्य। तो उसका ज्ञान उसमें है। राइट। शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन यदि रहता है तो वो सच्चा स्वास्थ्य है, ये जो आयुर्वेद ने बताया है। ये जीवन जीने की कला है, तो बचपन से ही सबको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए ये क्लास से चालू किया होगा। यस। अब आयुर्वेद का एक उद्देश्य करके आयुर्वेद में लिखा है कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद क्यों है। ये आयुष्य का ज्ञान तो है ही, लेकिन ये क्यों है, तो उसके बारे में जो लिखा है उसमें लिखा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरे से विकार प्रशमनम। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनकी स्वास्थ्य का रक्षण करना है। तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहना चाहिए, और जिनको कुछ बीमारी हो चुकी है, आतुर मतलब रोगी, जिसको कुछ लक्षण निर्माण हुई है, व्याधि स्वरूप निर्माण हुआ है, तो उनका व्याधि का निर्हरण करना। तो सबसे पहली बात जो लिखी है उसमें लिखा है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। तो स्वस्थ कैसा रहना चाहिए उसके बारे में आयुर्वेद में पहले जोर दिया है। तो अभी 6वीं कक्षा में सब बच्चों को स्वस्थ मतलब पता रहता है, तो उस हिसाब से उनका स्वास्थ्य आगे अच्छा रहना चाहिए, और उनको कुछ लक्षण दिखते हैं तो वो उस हिसाब से वैद्यकीय सलाह ले सकते हैं। तो ये आयुर्वेद की खासियत है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य का अनुवर्तन करने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए सबसे पहले बात की गई है। अब आधुनिक शास्त्र की बात करते हैं तो वहां पे रोगी की जो अवस्था रहेगी उसकी स्थिति में बदल करने के लिए, जो भी अवस्था है, जो रोग निर्माण हुआ है, उसको कम करने के लिए चिकित्सा की जाती है। यहाँ पे तो स्वस्थ रहने से ही बात शुरू होती है। यस। इसका मतलब है कि ये प्रिवेंशन थेरेपी है, कोई भी प्रतिरोधक चिकित्सा प्रणाली है। प्रिवेंशन, कोई भी डिसीज, व्याधि न होने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में इसमें है। अब बेसिक जो सिद्धांत है उसमें से मैं आपको एक एक बताता हूँ। उसमें 5 तत्व है, उसको पंच महाभूत सिद्धांत बोलते हैं। कि आयुर्वेद में लिखा है कि सृष्टि में जितने भी वस्तु है वो सजीव है या निर्जीव है, जीवित हो या जीवित नहीं है, तो वो सब जितनी भी चीज है जो निसर्ग में है वो पंच महाभूत तत्वों से बनी है। पंच महाभूत तत्व, उसमें पहला आता है पृथ्वी तत्व। अब सब निसर्ग
से अनुवर्तन करते हैं तो पृथ्वी मतलब धरती जो हमें स्थिरता और संरचना देती है, कुछ तो भी संरचना है, स्थिर रहना है, वो पृथ्वी गुण है। आप मतलब जल तत्व है जिसमें स्नेहन है, चिकनापन है, प्रवाहन है जो बहता है। उसके बाद में अग्नि तत्व जिसमें उष्मा है, परिवर्तन की शक्ति है, सूरज में प्रतिनिधित्व करता है। फिर वायु तत्व है जो हवा रहती है, गति चलन वलन देता है। और पांचवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, आकाश तत्व, स्पेस, जो हर वस्तु को स्थान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे पांच पंच महाभूत, इन पांच तत्वों का जो संयोजन है वो सजीव और निर्जीव दोनों में है। हमारे शरीर में भी यही पांच तत्व है। राइट। इसलिए जब हम प्रकृति से तालमेल में बिगाड़ आता है तो शरीर में भी असंतुलन उत्पन्न होता है। आपको पता ही है, जैसे जो भी निसर्ग है, प्रकृति है, बारिश हुई, तेज धूप रही, तो उसका भी असर अपने शरीर के ऊपर होता है। तो ये पंच महाभूत जो है, पंच तत्व जो है, वो अपने शरीर के ऊपर सभी सजीव निर्जीव सभी वस्तुओं के ऊपर उसका असर होता है। यस। इसके बाद में शरीर के अंदर अपन जाएंगे। शरीर में त्रिदोष सिद्धांत करके आयुर्वेद की एक खासियत है। शरीर में तीन मूल शक्तियां रहती है, उसमें त्रिदोष सिद्धांत है। अब ये पंच तत्व तो है, उनके ही संयोजन से ये तीन दोष बनते हैं। सबको नाम पता है, वात पित्त और कफ। अपन जैसे बोलते हैं व्यापार में बोलते हैं, हर व्यक्ति ये बात करता है कि मुझे पित्त हुआ, मुझे कफ हुआ, सर्दी खांसी हुई तो कफ हुआ ऐसे बोलते, पित्त बोलते, वात बढ़ गया मेरे शरीर में, ऐसे सब लोग बोलते रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं रहता, बच्चे भी बोलते रहते हैं कि मुझे पित्त जैसा लग रहा है, मुझे कफ हो गया है। तो ये वात पित्त कफ क्या है? तो वात जो दोष रहता है वो वायु और आकाश, ये दो पंच महाभूत में जो ये दो महाभूत है उनमें से है। ये शरीर में गति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बोलना है, चलना है, सोचने की प्रतिक्रिया है, ये सब वात के अधीन रहता है। जब ये वात दोष बढ़ता है तो शरीर में बेचैनी निर्माण होती है, निद्रा नहीं लगती, अनिद्रा लगता है, गैसेस होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। शरीर के किसी भी पार्ट में यदि दर्द होता है तो वो वात दोष के कारण ही होता है। शरीर में यदि वात दोष बढ़ जाता है तो उससे ये सभी लक्षण निर्माण होते हैं। फिर पित्त रहता है। पित्त दोष जो है अग्नि और जल, ये दो पंच महाभूत से बनता है। इसमें शरीर में उष्मा और पचन कार्य होता है। शरीर में असंतुलन यदि हुआ तो चिड़चिड़ापन आता है। शरीर में अम्लता बढ़ती है तो मुंह में, गले में, छाती में, पेट में जलन होती है, त्वचा रोग होता है, एसिडिटी होती है, त्वचा रोग होते हैं, बालों का झड़ना होता है, बाल सफेद भी होते हैं। तो ये पित्त दोष बनने से हो सकता है। ये सब पित्त दोष का प्रतिनिधित्व होता है। अब कफ दोष जो है वो पृथ्वी और जल तत्व का रहता है। तो ये शरीर को स्थिरता देता है, स्नेहता देता है। शरीर के अंदर जो स्निग्धता रहती है वो कफ दोष के कारण रहती है। और ये कफ दोष यदि बढ़ जाता है तो शरीर में भारीपन लगता है, सुस्ती आती है, नींद यदि लगती है ज्यादा लगती है, तो ये नींद प्रधान कफ दोष हो गया। इसमें भूख भी कम लगती है। तो ऐसे पित्त और कफ तीन दोष शरीर के अंदर रहते हैं और तीनों दोषों में यदि संतुलन रहता है तो स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और यदि इसमें असंतुलन हो जाता है या कोई दोष ज्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो भी शरीर में विविध लक्षण निर्माण होते हैं और व्याधि हो जाती है। तो ये लक्षण मतलब जो व्याधि निर्माण होने के लिए तीनों दोष कारणभूत रहते हैं। यदि ये योग्य प्रमाण में है शरीर में तो कोई अपने को व्याधि नहीं होगी, स्वस्थ रहेंगे। अब जैसे ये तीन दोष हुए, पंच महाभूत हुए, तो आगे 7 धातु भी रहते हैं। अब धातु की व्याख्या आयुर्वेद में ऐसे की है कि जो शरीर को धारण करते हैं, जिसके कारण शरीर टिका हुआ है, तो ऐसे धातु बताए गए हैं। उसमें रक्त
रक्त धातु है पहला, रस, रक्त, मांस, मैद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ऐसे 7 है। तो रस धातु जो है वो प्लाज्मा जिसको बोल सकते हैं। जैसे अपने को खरोच आती है, मामूली सी खरोच आती है, तो त्वचा के नीचे से ब्लड नहीं आएगा, खून नहीं आएगा, लेकिन उसके पहले मतलब ऊपर से ऊपर, हाँ, तो जो एक पीला सफेद जो आता है वो रस धातु उसको बोल सकते हैं। जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका जो पचन होता है, पचन होने के बाद अच्छा जो भाग है जो शरीर के पोषण के लिए जाता है वो रस धातु रहता है, और जो खराब भाग है वो मल स्वरूप शरीर के अंदर से निकल जाता है। तो जो रस धातु है प्लाज्मा, वो भोजन से प्राप्त होता है और वो सबसे अच्छा पोषण स्वरूप आहार है, क्योंकि शरीर के अंदर जो अच्छा ये रस धातु जो बनता है तो शरीर के हर सेल तक पोषण किया जाता है। दूसरा जो धातु है वो रक्त धातु है, जिसको अपन ब्लड बोलते हैं। जीवन का आधार ही आप सबको पता है कि, और बच्चों को भी पता रहता है कि धातु क्या है। उसके बाद मांस धातु है, मांस पेशियां अपन जिसको बात बोलते हैं, मांस, वो शरीर को आकार देती है। उसके बाद मेद धातु जिसको फैट्स बोलते हैं, वसा बोलते हैं, तो ये शरीर को स्निग्धता प्रदान करता है। पांचवा जो है अस्थियां, हड्डियां, बोन्स, ये शरीर को स्थिरता और सहारा देता है। यदि बोन्स नहीं रहेंगे तो शरीर खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मांस, मेद है, रक्त है, रस है, तो और यदि बोन्स ही नहीं है, अस्थि धातु ही नहीं है, तो शरीर खड़ा भी नहीं हो सकता है। हर जगह पे अपनी जो गर्दन है, अभी ये भी रीढ़ जो हड्डियां है उसके ऊपर खड़ी है, पीठ है, सब जो भी है, जो भी खड़े रहते हैं वो अस्थि धातु के ही कारण है। मतलब स्थिरता और सहारा देने का काम अस्थि धातु करता है। फिर मज्जा धातु आता है। मज्जा नसों की संरचना है, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो बोलते हैं जिसको, वो मज्जा धातु है। वो पोषण का काम करता है। तंत्रिका यंत्र है वो एक प्रकार का, शरीर के अंदर बोन्स अंदर रहता है और शरीर को पोषण का कार्य करता है। उसके बाद शुक्र जो है वो प्रजनन तत्व है। शुक्र से अपने को शरीर के अंदर जो तेजी रहती है, काम करने की ताकत रहती है, उत्साह जो रहता है, वो सब शुक्र धातु के अधीन रहता है, और जीवन की निरंतरता के लिए ये अत्यंत आवश्यक धातु है। ऐसे ये 7 धातु है, और इसमें किसी भी एक धातु में कुछ दोष पैदा हो जाता है तो शरीर में कुछ लक्षण और व्याधि की निर्मिति हो सकती है। अब दोष 3 हो गए, 7 धातु हो गए, तो 3 विशिष्ट मल भी बोले गए हैं आयुर्वेद में। जैसे अभी 7 धातु हुए, 3 दोष हुए, वैसे ही 3 प्रकार के मल आयुर्वेद में बताए गए हैं। मुख्य रूप से 3 मल है, एक पुरुष, मूत्र और स्वेद मतलब पसीना। तो मल, पेशाब और पसीना, पुरुष, मूत्र और स्वेद, ये 3 प्रमुख मल है। बाकी के बहुत सारे मल बताए गए, आंखों में जो आता है, नासिका में आता है, कर्ण में आता है, वो अलग मल है, लेकिन ये 3 प्रमुख बताए गए हैं। इनका रुक जाना या अधिक मात्रा में निकलना, ये दोनों जो स्थिति है ये रोग का संकेत है। बहुत बार अपन देखते हैं कि पेशाब नहीं आती है तो एक दिन के अंदर वैद्यकीय सलाह लेते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक मल प्रवृत्ति नहीं होती है तो बाद में वैद्यकीय सलाह ली जाती है, लेकिन पसीना नहीं आएगा तो कोई सलाह नहीं लेगा। तो ये गलत है। ये अभी इसी उम्र से सबको पता चला तो उस हिसाब से वैद्यकीय सलाह ले सकते हैं। आगे अग्नि करके एक आयुर्वेद में तत्व या जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें अग्नि करके बोला गया है। अग्नि का मतलब होता है पाचन या रूपांतरण करने की शक्ति। अब अग्नि क्या है तो एक डिफरेंस मैं बताता हूँ सजीव और निर्जीव में। जो सजीव जिसको बोला जाता है उसमें अग्नि रहती है, पचन क्षमता रहती है। जो भी आप बाहर से आहार लेते हैं उसकी पचन क्षमता अच्छी रही, पचन किया तो उसकी वृद्धि होती है, वो जीवित रहता है। और जो निर्जीव है उसमें कोई पचन क्षमता नहीं रहती, मतलब अग्नि नहीं रहता। तो मेन
बेसिक सजीव और निर्जीव में जो डिफरेंस है, जिसमें अग्नि की उपस्थिति है वो सजीव, जिसमें अग्नि नहीं है वो निर्जीव। यस। अब अग्नि का कार्य क्या है? तो भोजन को पचाना और उसे ऊर्जावान रस में बदलना। जैसे रस धातु पहले जो बनता है वो पचन के बाद बनता है, तो जो रस धातु है वो ऊर्जावान है। तो अग्नि का यही काम है कि जो आहार लिया गया है उसका पचन करना, उससे आहार रस बना के रख देना। तो अग्नि ही जीवन की जड़ कही जा सकती है। अब ये अग्नि जब संतुलित रहती है तो शरीर में पाचन होगा, उत्साह बढ़ेगा और रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी। तो हम्म। भूख लगना ये भी महत्वपूर्ण बात है। अभी इस उम्र में भूख नहीं लगती होगी और सब काम होते रहेंगे तो बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये उनको पता चला तो उस हिसाब से वो वैद्यकीय सलाह ले सकते हैं। अब यस। यही अग्नि मंद हो जाती है, मतलब पचन क्षमता कम है, भूख कम लगती है, तो शरीर में पचन अच्छा नहीं होगा, आलस्य आएगा और रोगों की ओर जड़ बन सकता है। राइट। इसलिए आयुर्वेद ने ऐसा कहा है कि अग्नि ही सर्व शरीर की प्रधान है। यस। अग्नि प्रधान, कुछ भी रहा तो अग्नि के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। इसलिए अग्नि अच्छी होनी चाहिए। राइट। अब अग्नि के बाद महत्वपूर्ण है शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। ये भी एक मूलभूत सिद्धांत में आता है, ओके। क्योंकि यदि शरीर, मन और आत्मा तीनों का यदि संगम अच्छा होगा तो स्वास्थ्य का अनुवर्तन होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। निरंतर निरंतर अच्छा रहेगा। लेकिन यस। उसमें असंतुलन हो जाता है तो बीमारी होने की चांसेस अधिक है। राइट। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि मन ही सभी रोगों का कारण है, जो शरीर और आत्मा के बीच में रहता है। यस। इसलिए मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है जितना आप शारीरिक मजबूती चाहते हो। तो यदि शारीरिक मजबूती अच्छी है लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो व्याधि का कारण बन सकती है। इसीलिए इसी उम्र से मानसिक शांति के बारे में भी सोचना चाहिए। इस विषय को लेके ये 6वीं से ये सब शुरू शुरू किया गया होगा। यस। आगे आयुर्वेद में एक प्रकृति करके एक और सिद्धांत है। हर एक की प्रकृति, जैसे वात पित्त कफ है तो उसी हिसाब से प्रकृति के लक्षण भी रहते हैं। हम्म। अब वात है, पित्त है और कफ है, तीनों दोषों से तो शरीर बना है, तो तीनों दोष शरीर में रहेंगे ही, क्योंकि उसको दोष क्यों बोला गया है? तो वो कम ज्यादा होते हैं इसलिए उसको दोष बोला गया है। यस। एक्चुअली जैसे 7 धातु है कि वो धारण करते हैं, शरीर को निर्माण करते हैं, तो ऐसे एक्चुअली वात पित्त कफ भी शरीर को निर्माण करते हैं यदि वो अच्छे सुस्थिति में है तो। और राइट। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो और सबसे ज्यादा गड़बड़ उसमें ही होती है, इसलिए उसको दोष बोला गया है। इसलिए उसका एक विशिष्ट अनुपात रहेगा तो मनुष्य स्वस्थ होगा। अब वो अनुपात जन्म से भी होता है। अब वो जन्म से जो अनुपात होता है उसको प्रकृति बोलते हैं। अब कोई व्यक्ति स्वभाव से वात प्रधान हो सकता है, कोई पित्त प्रधान हो सकता है, कोई कफ प्रधान भी हो सकता है। जिसे अपन देखते ही है कि जैसे कुछ लोग रहते हैं तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लोग शांत बैठे रहते, कुछ भी हुआ तरी वो शांत रहते, कुछ भी होने दो वो शांत देखते हैं, वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। पित्त प्रकृति वाले जो लोग रहते हैं वो, अभी एक्चुअली ना प्रकृति के बारे में यदि बोलने लगे तो 1 घंटा भी कम होगा, इसलिए वो एखादे नए सेशन में वो देखेंगे। राइट। लेकिन ये जो प्रकृति को समझना जो है वो एक्चुअली अपने शरीर की भाषा जो है उसको वो समझना। मतलब प्रकृति है। हाँ, यस। और ये आयुर्वेद में एक्चुअली मतलब ये आयुर्वेद की खासियत है, जैसे वात पित्त कफ है वैसे ही प्रकृति प्रकृति में ही वही है। तो ये आयुर्वेद की एक विशिष्ट पूर्णता है। यस। उसके बाद और विशिष्ट जो बातें हैं उसमें दिनचर्या और ऋतुचर्या, ऐसे 2 प्रकार आते हैं। एक्चुअली चर्या करके एक टॉपिक है। चर्या का मतलब होता है आचरण में लाने के नियम, यस। कि हर व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। अब उसमें उन्होंने जो बताया है उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ऐसे बहुत सारे
बताए। दिनचर्या मतलब दिन आपका डेली रूटीन, हाँ, डेली रूटीन बोल सकते हैं उसको। डेली रूटीन बोल सकते हैं। दिन मतलब क्या, तो आयुर्वेद में बोला है दिन कब से चालू होता है, तो सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा से लेके सूर्यास्त तक जो भी टाइम है वो दिन है। वहां यस, से दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त तक रहना चाहिए। तो उसमें हर व्यक्ति ने क्या क्या करना चाहिए, व्यक्ति में स्त्री आए, पुरुष आए, बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए, मिडिल एज के भी आए, हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिनचर्या बताई गई है। वैसे ही यस, ऋतुचर्या बताई गई है कि कौन से ऋतु, अभी वर्षा ऋतु है मतलब बारिश होगी, ठंडी के दिन है तो ठंडी रहेगी सर्दी के दिन में, और गर्मी रहेंगी तो गर्मी के दिन में, तो उस ऋतु में क्या क्या करना चाहिए ये सब उसमें दिया गया है। अब दिनचर्या में शॉर्टली डेली रूटीन में आपको बताता हूँ कि सूर्योदय से पहले जगना चाहिए, उठना चाहिए। अब एक नॉर्मल बता देता हूँ कि 6 बजे सूर्योदय होता है, ऐसा पकड़ के चलो, हर ऋतु में थोड़ा कम ज्यादा रहता है, लेकिन 6 बजे के पहले आपने जग जाना चाहिए, उठना चाहिए। उसके बाद दातुन करना है, पेट साफ होना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार अभ्यंग स्नान करना चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए, मतलब स्नान में कुनकुना पानी लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी रहती है कि आयुर्वेद ने बताया है कि आप ठंडे पानी से नहाओ, तो ऐसा हाँ, वहाँ पे भी आयुर्वेद में बताया नहीं है। हर एक की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग रहता है। फिर दिन का भोजन में आता है कि सात्विक भोजन लेना चाहिए, संध्या समय ध्यान आत्मचिंतन करना चाहिए। एक्चुअली दोपहर में सोना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी बच्चों के लिए अलग नियम है, बूढ़ों के लिए अलग नियम है, बीमार के लिए अलग नियम है, लेकिन जनरली दोपहर में सोना नहीं चाहिए। सर नॉर्मली सर, जैसे आपने बताया बहुत सारे लोग या फिर मैंने पढ़ा है कि दोपहर में सोना अच्छा होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद ने बिल्कुल नहीं बताया है वैसा। जिसको आप वाम कुक्षी बोलते हैं शायद। वाम कुक्षी का मतलब थोड़ा अलग है। हाँ। वो किसी ओके, ओके, राइट। लेकिन आयुर्वेद ने दोपहर में सोने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है। ओके, मतलब राइट। उसमें से दोष बढ़ने वाले हैं, और दोष बढ़ेंगे तो व्याधि होना है। यस। फिर ऋतुचर्या दिया है, ऋतु के हिसाब से, जैसे गर्मी के दिन रहे तो अ, ठंडा आप ले सकते हैं। जो रसयुक्त फल है जिसमें ज्यादा पानी है वो फल ले सकते हैं। यदि वर्षा ऋतु है, बारिश है, तो हल्का और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। सर्दियों के दिनों में पौष्टिक आप उसमें ऊर्जादायक जो भी आहार होगा वो आप ले सकते हैं। मतलब ऋतुचर्या का मतलब है कि ऋतु शरीर क्या? की लय को प्रकृति की लय से जोड़ देना। जो यस। प्रकृति में चल रहा है उस हिसाब से शरीर को आगे स्वास्थ्य के लिए लेके जाना, तो ये चर्या नामक शीर्षक में आ गया। यस सर। उसके बाद चिकित्सा सिद्धांत दिया है। अभी तक तो सब स्वस्थ के लिए हो गया, अब थोड़ा उपचार के जो भी स्तंभ दिए हैं उसके ऊपर देखेंगे। 4 टाइप है उसमें भी, आहार है, विहार है, औषधि है, और शरीर की शुद्धि है, जिसको पंचकर्म बोलते हैं। यस सर। अब हाँ, अब आहार जो है संतुलित भोजन, एक एक वाक्य में, एक शब्द में बोलता हूँ, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन कैसा होना चाहिए, तो जितने भी मतलब टेस्ट है, अब मीठा है, खारा है, जो 6 प्रकार की टेस्ट आयुर्वेद ने बताई है, वो सभी प्रकार की टेस्ट आपने लेनी चाहिए। कड़वी भी, बहुत सारे लोग कड़वी टेस्ट, करेला करेला पसंद नहीं है। करते हैं। और यस। बच्चे, तो ये बच्चों के लिए मालूम ही होना चाहिए कि 6 प्रकार के जो भी टेस्ट है वो सब अपने आहार में होना चाहिए। यदि इनको पता चल गया तो व्याधि होने की संभावना नहीं है। फिर दूसरा जो है विहार, दैट इज संतुलित जीवन शैली। तो ये सर, ये सारी जो बातें आप बता रहे हैं, हाँ उसमें अभी टेक्स्ट बुक में किस तरह से दिया गया है ये तो नहीं मालूम, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा, बस जस्ट ये न्यूज़ आई और मैंने बोला पूछ सोचा कि चलो इसके ऊपर बात की जाए। लेकिन हाँ। जिस तरह से ये 20 क्वालिटीज़ आपने पहले बताई, हम्म। वो एक क्लास को उन्होंने सीमित की और बाद में शायद फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाने वाले होंगे ये लोग कि 7th में ये पढ़ाएँगे और 8th में ये हाँ पढ़ाएँगे। हाँ बराबर है, लेकिन अपन अभी जो मेन है वो उसकी बात कर लेंगे। हाँ,
तो ये तो आहार के बाद विहार आता है, संतुलित जीवन शैली। तो उसमें यस, सब आता है, व्यायाम आता है, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब विहार में आता है। राइट। बाद में औषधि आती है। अब आहार और औषधि दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। हुँ, आहार हर रोज ले सकते हैं, हुँ, औषधि का प्रमाण रहता है, और कब औषधि लेना है वो आपका वैद्यकीय सलाहकार जो होगा उससे ही लेना चाहिए। राइट, और उसके बाद पंचकर्म आता है शरीर की शुद्धि के लिए। सब कुछ वातावरण में बदल होता है, खाने में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो शरीर के अंदर जो भी विष तत्व निर्माण हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए, मतलब शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। करना चाहिए। मतलब ये चार जो उसमें है ये औषधि के रूप में है। यस, आहार भी बहुत बार औषधि के रूप में भी लिया जाता है। तो राइट, आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोग मिटाना नहीं है, लेकिन स्वस्थ को स्वास्थ्य रखना भी है, और शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करना ये महत्वपूर्ण है। यस, यस। सर आपने जो भी बताया वो पूरा सर बिल्कुल आज के जितने भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है उससे वो जुड़ता है। तो इसका मतलब सर कितना हमारे जो ज्ञानी ऋषि मुनि या फिर जिन्होंने आयुर्वेदिक औषधियाँ ढूँढी उनके पास उस ज़माने में कितना सखोल ज्ञान होगा, इसकी कल्पना आज आपके साथ बात करते हुए मुझे आई। अन्यथा सर ये था कि हाँ, चलो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद है, ऐसा हम जानते थे। लेकिन जिस तरह से आपने इतना डिटेल में जाके बताया आज सर, वो डेफ़िनेटली हमारे बच्चों को ध्यान में ज़रूर आएगा कि जो कुछ भी हमें वेस्टर्न कांसेप्ट्स में दिया जाता है, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्ज़िस्ट करता था। बराबर। यस। शॉर्ट में आखिरी एक शब्द बोल देता हूँ हुँ, कि आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक यात्रा है, और हुँ, ये यात्रा तब सफल होंगी जब हमारी प्रकृति, शरीर और मन तीनों एक जुड़ एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। और आज के ये तनावपूर्ण जीवन में यदि हम आयुर्वेद के इन मूलभूत सिद्धांतों को अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन आनंद, शांति और दीर्घायु, स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु का अनुभव भी कर सकते हैं। यस। सर आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया जो जो इन्फॉर्मेशन बड़ों को भी नहीं मालूम होगी इतनी। अभी तो 6 स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ेंगे तो घर में भी चर्चा होगी ज़रूर इसकी। बिल्कुल। तो राइट तो आपने एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे ज्ञान का जो लिमिटेशन था ना उसको थोड़ा-सा और बड़ा कर दिया। सो एनीवे सर थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे जो अभी उन्होंने नेक्स्ट क्लासेस में इंट्रोड्यूस किया है, ताकि बराबर। बच्चों को पता चले ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आज तो। तो हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इतना व्यस्त होने के बावजूद हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण चर्चा हुई आज और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचाइए कि हमारा एंशिएंट विज़डम क्या था। सो थैंक यू सर वन्स अगेन। धन्यवाद।